तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग 7 अगस्त के द हिंदू न्यूज़पेपर के ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और देखेंगे हम लोग के एग्ज़ाम में क्या क्या आ सकते हैं, आर्टिकल्स का क्या क्या निचोड़ निकाल सकते हैं। ये आपका ऐसे आर्गुमेंट रिपोर्ट राइटिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। इस आर्टिकल को सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के लिए भी आप देख सकते हैं। यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो आप उसमें देख सकते हैं, जो भी डिस्क्रिप्टिव टेक हो। तो चलिए, उससे पहले हम लोग का एक माइलस्टोन प्रोग्राम टेलीग्राम में 16 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, जो आपको एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा मार्क्स उठाने में मदद करेगी। इसका फीस 499 रखे हैं, जो आपके मिनिमम दाम रखे हैं, जो आपको उतना पॉकेट फ्रेंडली है। तो ये आपका 2027 CDS 2 तक चलेगा, ठीक है। तो हम लोग पहला आर्टिकल करेंगे। RBI पैनल कीप्स रेपो रेट स्टेडी एट 5.25%। तो पता है कि जब भी RBI को ये लगता है कि इन्फ्लेशन का टाइम या उसका रेट जो बढ़ रहा है, तो +4 आइडल 4 रहता है, +2 और -2, इससे कम बेसी होने पे तो RBI एक्शन में आ जाते हैं। तो RBI के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने सभी के अपनी आपसी सहमत से ये तय किया है कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट जो फैसिलिटी के अंदर पॉलिसी रेपो रेट के 5.25% पर ही बिल्कुल अनचेंज्ड, यानी बिना किसी के बदलाव के रखा जाएगा। मैंने स्टैंडिंग डिपॉजिट जो फैसिलिटी रेट 5% पर स्टेडी यानी कि स्टेबल है, जिसके मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF और बैंक रेट को 5.5% रिटेन यानी कि बरकरार रखा है। देश के बदलती हुई माइक्रो इकोनॉमिक्स कंडीशन यानी आर्थिक स्थितियों के गहराई से असेसमेंट करने के बाद RBI ने अपने न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसीज के पहले की तरह बनाए रखने की फैसला लिया है। देश के अंदर स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक डिमांड, जो डोमेस्टिक डिमांड, प्राइवेट कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, रेजिलेंस और हेल्दी सर्विस एक्सपोर्ट हमारे इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ मोमेंटम को लगातार आगे बढ़ाने में मदद करेगी। ग्लोबल इकोनॉमी वोलेटिलिटी, हाई एनर्जी प्राइस और सप्लाई चेन फ्रिक्शन और इन लेनों के वजह से होने वाली मानसून डिफिशियंसी के ऐसी चीज़ें के एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कुछ रिस्क पैदा कर रही है। गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक द्वारा जो सप्लाई साइड मेजर्स लिए गए हैं, वो एक्टिव होकर इन्फ्लेशनरी प्रेशर और बाकी एक्सटर्नल ग्लोबल हेडविंड के कम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो कंक्लूजन में देखेंगे, इस पूरे प्रोसेस जो पॉलिसी अपडेट के ये साफ होता है कि चलता है कि आपका जो RBI देश के ग्रोथ को सपोर्ट करते हुए इन्फ्लेशन का कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रही है। हालांकि ग्लोबल रिस्क में मॉनसून डिफिशियंसी जैसे चैलेंज अभी भी बचे हुए हैं, जिन्हें गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक मिलकर एफिशिएंटली हैंडल कर रही हैं, ताकि इकोनॉमी स्टेबल बनी रहे। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, मेटा ट्रेंड apologize for error as government summons senior officer। तो मेटा के जो CEO मार्क जुकरबर्ग ने गवर्नमेंट ऑफिशियल से CSAM
डीप फेक और ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म एरर के लिए ऑफिशियली अपोलोजाइज किए, यानी माफ़ी मांगी। मेटा के पॉलिसी हेड और जो क्या नाम है इनका, जॉल कल्पन ने मीट विथ माइती ऑफिशियल एंड यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के साथ ऑफिशियल मीटिंग की और उसने मुलाकात की। यह सारे इशू से बात पर ध्यान खींचते हैं कि जो इंटरनेशनली जो इमीडिएटली लायबिलिटी और डिजिटल सेफ्टी और हार्मफुल एआई जनरेटेड कंटेंट पर स्टेट स्क्रूटनी यानी सरकारी नज़र सनी लगातार बढ़ रही है। गवर्नमेंट सोर्स ने बताया है कि रेगुलेटरी कंप्लायंस यानी नियमों का पालन करना और मेटा के ऑफिशियल के आगे डिस्कशन के लिए दोबारा बुलाया जा सकता है। आईटी रूल 2021 के इन्फोर्समेंट में हाईलाइट करते हैं, जिससे आपके इसके तहत नॉन जो कंसेंसुअल स्प्लिट जो कंटेंट होते हैं जो डीप फेक के प्लेटफॉर्म के तुरंत हटाना जरूरी है। तो हम लोग कंक्लूजन देखेंगे। इस पूरे अपडेट से ये पता चलता है कि गवर्नमेंट जो डिजिटल सेफ्टी और एआई कंटेंट को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुकी है। मेटा के सीईओ के माफ़ी मांगना और ऑफिसर को बार बार बुलाना यह दिखाता है कि कंपनी को अब आईटी रूल 2021 के तहत अपने प्लेटफॉर्म पर स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एंड कंप्लायंस रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे। बहुत खूबसूरत फोटो है। मेघालय लॉन्च मिशन टू प्रोटेक्ट क्लाउड लेपर्ड्स। ये लेपर्ड्स हैं जो बिग कैट के प्रजाति में आते हैं। जितना सुंदर उतना खतरनाक भी है। तो चलिए, सीएम जो कर्नाटक के संगमा ने मेघालय के स्टेट एनिमल के लिए एक डेडिकेटेड प्रोग्राम जिसका नाम मिशन क्लाउडेड लेपर्ड है लॉन्च किया है, उसे लॉन्च किया गया है। तो ये इनिशिएटिव खास तौर पर मेनलैंड क्लाउडेड लेपर्ड, जिसका जो साइंटिफिक नेम है नियोफ्लिस नेबुलोसा के प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन यानी सुरक्षा और संस्करण के टारगेट रखता है। इस मिशन के अंदर जो हैबिटेट रिस्टोरेशन, साइंटिफिक रिसर्च, लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग, लैंडस्केप कनेक्टिविटी और फ्रंट लाइन स्टाफ को कैपेसिटी में बढ़ाना शामिल है। रीजनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को और मजबूत बनाने के लिए यह इनिशिएटिव गवर्नमेंट कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन और पब्लिक अवेयरनेस के बहुत ज़्यादा जोर देता है। इस मिशन का इम्प्लीमेंटेशन फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट द्वारा बनाए गए मेघालय क्लाउडेड लेपर्ड एक्शन प्लान के द्वारा गाइडेड किया जाएगा। तो कंक्लूजन देखेंगे। ये जो कन्वेंशन अपडेट से ये पता चलता है कि मेघालय गवर्नमेंट अपने स्टेट एनिमल क्लाउडेड लेपर्ड को बचाने के लिए कितनी सीरियस है। हैबिटेट रिस्टोरेशन, साइंटिफिक रिसर्च एंड लोकल कम्युनिटी को जोड़कर ये आपका मिशन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को एक नए स्टार पर ले जाने के काम करेगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे। फिस्कल फेडरलिज्म एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी कंसर्न। तो 16 फाइनेंशियल कमीशन मैंडेट आ चुका है, जिसमें अरविंद जो पनगड़िया जी
2026-31 द्वारा चेयर किए गए ये कमीशन, जिसे फाइनेंशियल कमीशन 16 भी कहते हैं, ये वर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन को 41% तक रिटेन किया है और ग्रांट इन एड के स्ट्रक्चर किया है। फाइनेंशियल कमीशन 16 ने मोरल हजार्ड को रोकने के लिए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को एलिमिनेट यानी ख़त्म कर दिया गया और नीड बेस्ड जो इक्वलाइजेशन के मुकाबले फिजिकल डिसिप्लिन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। आर्टिकल 275 के तहत मिलने वाली ग्रांट इन एड फार्मूला बेस्ड जो डेवल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनली कंप्लेंट करती है, जो स्पेसिफिक स्टेट लेवल स्ट्रक्चर डिसएडवांटेज और डेवलपमेंट कॉस्ट को एड्रेस करती है। तो इनकम डिस्टेंस के वेटेज कम करने के लिए उन्हें जोड़ दिया गया है। इसमें जीडीपी कंट्रीब्यूशन क्राइटेरिया को जोड़ दिया गया है, जिससे हॉरिजॉन्टल रीजनल जो डिस्पैरिटी के बढ़ने का रिस्क हो सकता है। कुल 9.47 लाख करोड़ रुपीस के ग्रांट इन एड में 7.2 लाख करोड़ रुपीस स्ट्रिक्ट परफॉर्म की कंडीशन के साथ लोकल बॉडी को दिया जाते हैं। स्टेट पर जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट स्टेट पर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हटाकर फिजिकल डिसिप्लिन इन्फोर्स किया जा रहा है, जबकि नॉन शेयरेबल सेंट्रल एसेस जो है और सरचार्ज भी अभी अनकर्व यानी बिना किसी रोक के जारी है। तो हम लोग कंक्लूजन देखेंगे। इस 16वें फाइनेंशियल कमीशन मैंडेट ये साफ करता है कि आर्थिक जो अनुशासन, जो फिजिकल डिसिप्लिन और आपका परफॉर्मेंस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें ग्रांट और लोकल बॉडी के लिए नए नियम बनाए गए हैं। हालांकि स्टेट पर रूल सख्त करने के बावजूद सेंटर सेस और सरचार्ज को अनकम रहना एक अहम मुद्दा बन गया है। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे हाई एंड लोज। तो जुलाई में जीएसटी ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू 2.11 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 15% से ज़्यादा की साल दर 10 साल ग्रोथ हो रही है। करेंसी डिस्प्रेशन की वजह से आपका इम्पोर्टेंट आईजीएसटी में 26 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी आई है, जबकि डोमेस्टिक रेवेन्यू में 5% के मॉडेस्ट यानी धीमी ग्रोथ हुई है। 10 से 12% की रुपी डिप्रेशन और 7.18% की मैन्युफैक्चरिंग WPI माने होलसेल प्राइस इंडेक्स के इन्फ्लेशन की वजह से एड वॉल्यूम टैक्स कलेक्शन इन्फ्लेशन हो रहे हैं, चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो या आपका स्लैंगिंग, या क्योंकि चलिए दूसरा लाइन में जाता हूँ। सिर्फ 16 स्टेट यानी यूटी ने ही नेशनल एवरेज जीएसटी ग्रोथ को आउटपम किया है, जो ये आपको दर्शाता है कि मैन्युफैक्चरिंग और ऑर्गेनाइज सर्विस सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन पूरे देश में
अनइवन यानी असमान है। सर्विस सेक्टर की ग्रोथ में 53 मंथ के सबसे लो लेवल पर पहुंच गया है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग PMI माने इस 5 साल में सबसे लो ग्रोथ रेट के संकेत दिया गया है। आने वाले रिफॉर्म को इंपोर्ट या इन्फ्लेशन पर निर्भर करने के बजाय जियोग्राफिकल ब्रॉड बेस्ड और डोमेस्टिक प्रोडक्शन लेड रेवेन्यू एक्सपेंशन पर ध्यान देना होगा। तो हम लोग कंक्लूजन देखेंगे। इस डाटा से ये पता चलता है कि जुलाई GST कलेक्शन में दिखाने वाली ग्रोथ ज़्यादातर इंपोर्ट IGST करेंसी डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन की वजह से है, ना कि डोमेस्टिक इकोनॉमिक स्ट्रेंथन की वजह से। फ्यूचर में टैक्स रिफॉर्म को इंपोर्ट या इन्फ्लेशन पर निर्भर रहने के बजाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन और बैलेंस रीजनल ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे क्वांटम शिफ्ट। प्राइवेट इंडस्ट्री ने 2023-24 में नेशनल रिसर्च स्पेंडिंग का 51.8% अकाउंट किया है, जो पहली बार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को ओवरटेक यानी पीछे छोड़ दिया गया। कॉरपोरेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग में ट्रांसफॉर्म फर्म में लीड किया है, जिसके बाद फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजिकल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के नंबर आते हैं। ये जो सडन सर्च या तेजी दिख रही है, उसका एक कारण बेहतर मेजरमेंट स्टैंडर्ड, मैंडेटरी सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर और टाइटन जो रिपोर्टिंग नॉर्म्स भी हैं। इंडिया अपनी GDP का 0.8% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेंड करते हैं, जिसमें 354 रिसर्चर्स पर मिलियन है, जो कि चाइना 2.58% एंड US 3.45% के मुकाबले काफ़ी पीछे है। प्राइवेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपिटल को सिर्फ लो कॉस्ट सर्विस तक सीमित रहने के बजाय सॉफिस्टिकेटेड हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना जरूरी है। तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसके पास 50,000 करोड़ का कॉर्पस है, रिसर्च कैपेसिटी को बूस्ट करने के लिए प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करना होगा। इस अपडेट से ये साफ होता है कि इंडिया में प्राइवेट सेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग पहली बार गवर्नमेंट से आगे निकल गई है, जो इस पॉजिटिव साइन है, एक पॉजिटिव साइन है। हालांकि ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुकाबले भी हमें हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग और ओवरऑल रिसर्च इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जैसे इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे अ क्लाइमेट रिसिलियंस पाथवे बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो इंडिया और चाइना दोनों एक जैसे क्लाइमेट थ्रेट फेस करते पड़ते हैं, जिसमें एल नीनो, डिले मानसून और इंटेंस वाटरफॉल
माने रेनफॉल और अर्बन वाटर लॉगिंग जैसे सेवरल रीजन फ्लडिंग शामिल है। चाइना के स्पेशल एनवॉय फॉर क्लाइमेट चेंज के न्यू दिल्ली में डोमेस्टिक विजिट के बाद संकेत देती है कि क्लाइमेट रेजिलेंस और डिजास्टर मिटिगेशन में आपस में कोऑपरेशन हो सकती है। पहले के एग्रीमेंट और सिस्टर सिटी पर्लिंग जैसे दिल्ली, बीजिंग, मुंबई, शंघाई में जॉइंट रिसर्च, हाइड्रोलॉजिकल डाटा शेयरिंग और आपका अर्बन प्लानिंग के लिए फ्रेमवर्क तैयार किए गए हैं। शेयर्ड हिमालयन इकोसिस्टम में मेल्टिंग ग्लेशियर्स जो स्ट्रीम सिस्टम और हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग को एड्रेस करने के लिए जॉइंट कोलैबोरेशन बेहद ज़रूरी है। जहां 2022 के वाटर रिसोर्स एग्रीमेंट स्टॉल यानी रुक गई है। रिस्पॉन्स सिटी हीट रिएक्शन प्लान, अर्ली वार्निंग सिस्टम और नेचर बेस्ड अर्बन डिज़ाइन सॉल्यूशन पर स्ट्रेटेजिक एक्सचेंज करने के लिए अच्छे अपॉर्चुनिटी मौजूद हैं। तो हम लोग इस टॉपिक के कंक्लूजन पे देखेंगे। इंडिया और चाइना को एक जैसे क्लाइमेट चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हालांकि 2022 में वाटर रिसोर्स एग्रीमेंट रुक गए थे, लेकिन डिप्लोमेटिक विजिट, हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क और अर्बन एडेप्टेशन स्ट्रेटजी पर आप वापस मिलकर काम करने के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, इंडिया कैंसर फोकस मस्ट शिफ्ट टू अर्ली डिटेक्शन। तो 70% से ज़्यादा इंडियन कैंसर पेशेंट एडवांस स्टेज और रिपोर्ट करते हैं, जिसके कारण हाई मॉर्टेलिटी और फैमिली के लिए कास्ट्रोफिक हेल्थ केयर एक्सपेंस होते हैं। डिलेड डायग्नोसिस के वजह से ट्रीटमेंट आउटकम काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर इंडिया का 5 ईयर लंग्स जो कैंसर सर्वाइवल रेट 4%, जबकि जापान के लगभग 33% है। लाइफ स्टाइल बिहेवियर शुरू होने के पहले स्कूल में एकेडमिक सब्जेक्ट के साथ प्रिवेंटिव अवेयरनेस शुरू करनी चाहिए ताकि फाउंडेशन हेल्दी हैबिट बन सके। ब्लड बेस्ड मल्टी कैंसर अर्ली डिटेक्शन टेस्ट माने ये जो MCED टेस्ट एक ही ब्लड सैंपल से लंग्स, लिवर, पैंक्रियाटिक कैंसर जैसे मल्टीपल मैलिग्रेनेस की स्कैनिंग अलाउ कर सकते हैं। एक सिंगल सेंट्रलाइज मॉडल के बजाय इंडिया को कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, डिजिटल रिस्क असेसमेंट, AI टूल और मोबाइल डायग्नोसिस यूनिट को कंबाइंड करने की ज़रूरत है। तो हम लोग देखेंगे इसका कंक्लूजन। इंडिया की लेट स्टेज डायग्नोसिस इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके सर्वाइवल रेट भी काफ़ी कम हो जाते हैं। इससे निपटने के लिए स्कूल में अर्ली अवेयरनेस, नए डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे आपका ब्लड बेस्ड मल्टी कैंसर अर्ली डिटेक्शन MCED और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के साथ लेयर्ड हेल्थ केयर इंटीग्रेशन की बेहद आवश्यकता है। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे। अच्छा, हम लोग का आर्टिकल ख़त्म हो जाता है अब यहाँ पे। तो
फिर से बता देता हूँ कि हम लोग के 16 अगस्त ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहे हैं, माइलस्टोन प्रोग्राम। आप इसमें जुड़ सकते हैं, आपको नंबर बढ़ाने में ये मदद करेगी। ये डेली टारगेट रहेगा, आपको डेली टारगेट देंगे जो आपको डेली पढ़ने में मदद करेगा। जो पूरे डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हैं और यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ड्यूरेशन आपका रहेगा CDS 2 2027 तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और इस चैनल में ज्वाइन हो जो आपको वीडियो और PDF के अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।